तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 8 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पर सोशल मीडिया पे आए दिन कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। कोई भी यूट्यूबर अपने कैरियर को चलाने के लिए या फिर मुझे ही किसी की बात बुरी लगे तो मैं उसे थोड़ा सा पोक कर देता हूँ, यानी अपने यूट्यूब चैनल से या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसके बारे में कुछ कमेंट पास कर देता हूँ। अब जो लोग मेरी वीडियो को देखेंगे हो सकता है उस शख्स की भी वीडियो देखें, देखने के बाद उस पर जाके कमेंट करें कि भाई या फिर सर, जो भी आदमी बोलता हो कि आपके वीडियो के बारे में या फिर आपके बारे में प्रखर ने कुछ बोला है, फिर सामने से वो अपना रिप्लाई देगा, फिर मुझे पता चलेगा, फिर हम दोनों एक दूसरे को रिप्लाई देंगे। और आप जैसे मासूम लोग जो हम दोनों को ही अपना मानते हैं, कभी इस साइड कभी उस साइड दोनों की लड़ाई में मज़ा लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, परेशान रहेंगे। और हम लोग भी अपना सेटिंग किए रहेंगे, फ़ोन पे बात हुई रहेगी कि भाई यहाँ तक तुम बोलना, यहाँ तक हम बोलेंगे, और सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम दोनों का कैरियर चलता रहेगा, लोगों को भर भर के व्यूज़ मिलेंगे। शुरुआत में ये चीज़ें अनस्क्रिप्टेड होती थी, यानी बिना किसी स्क्रिप्ट के, लेकिन अब ये चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। कई मैसेज मुझे भी आए जब चैनल मेरा बड़ा पीक पे था कि अगर चाहो तो एक बार मैं आपके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा उससे क्या फ़ायदा होगा। उस बंदे ने कहा कि भाई तुम भी बोल देना, फिर हम दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर जो आपको देखते हो मुझे देखने लगेंगे, जो मुझे देखते हैं आपको देखने लगेंगे। मैंने कहा भाई इस तरह का आडंबर रचने की क्या आवश्यकता, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। लेकिन ये चीज़ें पिछले कई सालों से, लगभग 5 से 6 सालों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, खासकर यूट्यूब पे लोग करते हैं। कोई बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में है तो सामने वाले को बताएगा कि भाई तुम्हारी टेक्निक गलत है, फिर वो बताएगा कि तुम्हारा ये तरीका गलत है। कोई फैक्ट वगैरह बताता है तो वो उसमें करेगा। और ख़ासकर जो थोड़ा सा नॉलेज देते हैं वो जब करते हैं कंट्रोवर्सी, तब उसमें देखने लायक होता है। और ऐसी ही कंट्रोवर्सी अभी हाल में ही निकल के सामने आई ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बीच। इससे पहले निकल के सामने आई थी एल्विश यादव और मैक्सटन के बीच। तो ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बीच कंट्रोवर्सी हुई। यूट्यूबर्स में अक्सर होती रहती है, ज़रूरी भी है, क्योंकि पक्ष विपक्ष हर चीज़ में ज़रूरी है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इस कदर आगे बढ़ गई कि इसमें कोर्ट कचहरी, पुलिस, कानून, सरकार सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। और इन्वॉल्व होने के पीछे इन दोनों का एक तरह से कहें तो बड़बोलापन है कि बोलते बोलते इतना बोल जाना कि लड़ाई हम दोनों के बीच है और उसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाए। अब हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन पूरी घटना का जब आप सिनेरियो समझेंगे क्या है तो शायद आप जान जाएंगे कि बात कहीं ना कहीं सही है। माफ़ कीजिएगा। तो पूरी कहानी क्या है और ये कंट्रोवर्सी क्यों है और इसमें क्यों जेल जाने तक की नौबत आ गई, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। और यहीं से कहानी पहुँच जाती है यूट्यूब में लगभग साल 2020 के आसपास। साल 2020 दो यूट्यूबर अपने अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए अपने अपने ऑडियंस को उसके पसंद के हिसाब से चीज़ें सर्व कर रहे थे। एक एल्विश यादव, दूसरा ध्रुव राठी। एल्विश यादव उस टाइम तक कॉमेडी वीडियो बनाते थे। कॉमेडी वीडियो इन द सेंस कि स्कूल की लाइफ कैसे होती है, भाई बहन के बीच लड़ाई कैसे होती है, और रक्षाबंधन पे क्या कुछ अलग अलग जगहों का रिवाज है, भाई बहन आपस में कैसे लड़ते हैं, कैसे गिफ्ट देते हैं, साथ ही डिफरेंट स्टेट में गुंडे मवाली कैसे होती हैं, तमाम चीज़ें। यानी इंटरटेनमेंट का एक पर्पज़, एक स्कूल लाइफ दिखाने, कॉलेज लाइफ दिखाना, कैसे एक टीचर से सेटिंग करके लड़का पास होता है, ये तमाम चीज़ें। वहीं इसके विपरीत जो ध्रुव राठी थे वो अपने हिसाब से चीज़ों को सर्व करते थे, थोड़ा सा साइंस, थोड़ी सी नॉलेज की चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें जिसको देखने के बाद लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को जानकारी मिली कि भाई डायनासोर कैसे आए थे, कैसे विलुप्त हो गए, कैसे वर्ल्ड वार शुरू हुआ, कैसे वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, ये घटना कैसे हुई, वो घटना कैसे हुई, ये तमाम चीज़ें। दोनों ही अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सर्व कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। दोनों की ही ऑडियंस को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। हो सकता है कि दोनों की ऑडियंस एक दूसरे को देख भी लेती हो, लेकिन ऐसे हाल में भी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे ध्रुव राठी तो ठीक थे, एल्विश यादव ने देखा कि उनका जो कैरियर है अब कॉमेडी में थोड़ा सा बन नहीं पा रहा, और साथ ही कॉमेडी वगैरह में उतना मज़ा नहीं है। धीरे धीरे हर चीज़ का एक डाउनफॉल होता है, उस चीज़ का भी हो रहा था। उन्होंने ट्रेंड चेंज किया। ट्रेंड चेंज करने के बाद उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की। अपनी ब्लॉगिंग में अलग अलग जगहों के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। लोगों ने भी देखना शुरू किया। धीरे धीरे एल्विश यादव की जो ब्लॉगिंग थी
वो कहीं ना कहीं अब हिंदुत्व की तरफ बढ़ने लगी। यानी हर वीडियो में जय श्री राम, हर वीडियो में भगवान के नाम पे कुछ बोलना, और जो भी मंदिर है उसका सपोर्ट करना, जो भी विरोध में उनको कुछ बुरा भला कहना, ये तमाम चीज़ें। और इसी ठीक टाइम पे ध्रुव राठी का भी वीडियो थोड़ा सा गवर्नमेंट, जो उस टाइम गवर्नमेंट थी बीजेपी, उसके अगेंस्ट होता चला गया। कोई भी घटना हो उसमें बीजेपी की गलती निकालना, कोई भी घटना हो उसमें बीजेपी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना, कहीं ना कहीं से बीजेपी की ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालना। आलम यह हुआ कि कुछ टाइम बाद जो एलविश यादव हैं, उन्होंने हिंदुत्व, राम भक्ति और ये तमाम चीज़ इस कदर की कि उन्होंने फिर एक तरह से बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बोलना शुरू किया। और वहीं जो ध्रुव राठी हैं, उन्होंने बीजेपी के अपोजिशन के रूप में बोलना शुरू किया। क्योंकि शुरुआत में चीज़ें थोड़ी सी मैचिंग चली, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया कि हर वीडियो में किसी में डिक्टेटरशिप, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, तो इधर एलविश यादव की वीडियो में कहीं राम मंदिर का सपोर्ट करना, कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो शेयर करना, तमाम चीज़ें, तो दोनों ही धीरे धीरे अब अपने अपनी फील्ड में थोड़ा सा बाइस्ड होते चले गए। अब जब बाइस्ड होते चले गए, दोनों की ठीक ठाक फॉलोइंग थी, दोनों की ठीक ठाक रेपुटेशन थी अपने अपने ऑडियंस के बीच। इसी दौरान दोनों ने फिर एक दूसरे को पोक करना शुरू किया, और यहाँ पोक करने के पीछे दो रीजन थे। पहला, ध्रुव राठी के जो फैंस थे, जो उनको देखते हैं, वो ध्रुव राठी को पढ़ा लिखा मानते हैं और एलविश यादव को गंवार और छपरी बोलते हैं। और जो एलविश यादव के फैन हैं, वो ध्रुव राठी को एंटी इंडियन मानते हैं और कहते हैं कि ये विदेश से आया, ये हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतों के तहत काम कर रहा है जो देश को लड़ाने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही पक्षपात का भी आरोप लगाया। तो दोनों ही ऑडियंस के बीच आरोप प्रत्यारोप, ये तमाम चीज़ें चल रही। बिलहाल अभी तक जो दोनों यूट्यूबर्स थे, एक दूसरे को उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा और दोनों में कंट्रोवर्सी भी आगे बढ़ी, तो फिर यहीं से एक खतरनाक रूप लेती है। दरअसल कई बार ध्रुव राठी ने एलविश यादव को टारगेट करते हुए कुछ ना कुछ बोला। तो फाइनली 1 जून साल 2024 को ध्रुव राठी के खिलाफ एलविश यादव ने अपना एक वीडियो लाया, और उस वीडियो में एलविश यादव ने दावा किया कि वो ध्रुव राठी को एंटी इंडियन घोषित करेंगे। और उसके एवज में उन्होंने कई सारे तथ्य रखे। पहला तथ्य उन्होंने रखा कि कैसे अलग अलग लोगों से उसका संबंध है, विदेश की कुछ ऐसी ताकतों के साथ उसका संपर्क है। साथ ही कई ऐसे क्लिप्स दिखाए जिसमें ध्रुव राठी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए कभी काम करता था। ये तमाम चीज़ें उन्होंने दिखाई, और साथ ही एक ग्रुप का जिक्र किया, और सारे फसाद की जड़ें यहीं से शुरू हुई। दरअसल साल 2020 के आसपास ध्रुव राठी स्क्वाड के नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप चलता था, और उस ग्रुप में एक एडमिन था जिसका नाम था आदिल अमन। और आदिल अमन वही शख्स है जिसने कई पोस्ट पे, कई अलग जगहों पे लोगों को गालियां दी थी। तो इसी चीज़ को टारगेट करते हुए एलविश यादव ने कहा कि तुम्हारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारे इतने पढ़ी लिखी जो एक टीम है, तो तुम्हारे ग्रुप का एक मेंबर है जो सबको गाली देता है, तो फिर कैसे बात तुम करते हो। अब एलविश यादव ने ध्रुव राठी को टारगेट किया, वीडियो वायरल गया, ध्रुव राठी ने भी इस वीडियो को देखा। उसके बाद 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने अपना एक वीडियो रिप्लाई के तौर पे लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद ध्रुव राठी ने उसमें कहा कि पहली बात तो तुम्हारे सारे दावे गलत हैं। इसके तथ्य में ध्रुव राठी ने अपने कुछ फैक्ट रखे, और साथ ही जो ध्रुव राठी स्क्वाड ग्रुप था उसके बारे में जिक्र करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि अगर यही तथ्य है, यही प्रूफ है कि कोई शख्स मेरे ग्रुप का एडमिन था और वो गालीबाज है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने किसी भी ग्रुप के एडमिन को जान पहचान के या फिर दोस्ती करके, बातचीत करके कभी नहीं रखी। मेरे ग्रुप में जो ज़्यादा एक्टिव रहते थे, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, मैं उनको एडमिन बना देता था कि कम से कम इस ग्रुप को चलाएंगे, उसको संचालित करेंगे। और वहीं से फिर आदिल अमन को भी मैंने ग्रुप का एडमिन बना दिया। लेकिन मैंने जब ध्रुव राठी के स्क्वाड के उस एडमिन के बारे में सुना कि उसने किसी को गाली दी है या फिर बदतमीजी की है, तो फिर मैंने उसको एडमिन के पोस्ट से हटा दिया, और साल 2020-21 में मैंने उस ग्रुप को भी बंद कर दिया। और साथ ही फिर यहीं ध्रुव राठी ने एक एग्जाम्पल दे दिया और कहा कि अगर ऐसे ही किसी को एडमिन बनाने से या फिर किसी को फॉलो करने से मैं गलत हूँ, तो मोदी जी भी कुछ ऐसे लोगों को अपने ट्विटर अकाउंट एक्स से फॉलो करते हैं जो गालीबाज हैं, जो सड़क छाप है, जो लफंगे टाइप के हैं। और साथ ही 2015 में 6 जुलाई को एक रिपोर्ट छपी थी द क्विंट की। 6 जुलाई की उस रिपोर्ट को, द क्विंट की उस रिपोर्ट को स्क्रीन शेयर करते हुए ध्रुव राठी ने कहा कि वैसे तो कई गालीबाज को मोदी जी ने अपने पर्सनल रेजिडेंस पे बुला के उनको होस्ट किया था,
और यहीं ध्रुव राठी ने 3 नाम ले लिए। एक का नाम अंकित जैन और दूसरे का नाम सुरेश नखवा और एक कोई और था। ये 3 नाम जब ध्रुव राठी ने लिए और लेने के बाद तमाम और फैक्ट रखे, तमाम और चीज़ें, तो अंकित जैन ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो सुरेश नखवा थे वो बीजेपी में, यानी महाराष्ट्र के बीजेपी में स्पोक पर्सन है और बीजेपी में एज ए लीडर के तौर पे अपना कैरियर बना रहे हैं। तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो वायरल होने के बाद लोगों ने जब सुरेश नखवा का नाम और तस्वीर देखी तो उस जगह के जो लोग थे उन्होंने फिर सुरेश नखवा को डिसलाइक करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो गालीबाज हो। अब एक आदमी जो अभी अपने कैरियर को शुरू कर रहा है, जब उसे पता चला कि मेरे खिलाफ ऐसा बोला गया और ऐसा हो गया, तो फिर सुरेश नखवा ने पता करना शुरू किया कि भाई ये बात कहाँ से उड़ी। तब सुरेश नखवा को जानकारी मिली कि इस वीडियो के बारे में ध्रुव राठी ने बोला कि मैं गालीबाज हूँ। अब ये बात जब सुरेश नखवा सुनते हैं, सुनने के बाद वो भाग के पहुँचते दिल्ली और दिल्ली की साकेत कोर्ट में 2 वकीलों की टीम के साथ, जिनमें से एक का नाम था राघव अवस्थी और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा। तो एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा कोर्ट में एक PIL फाइल करते हैं और उसमें बताते हैं कि कैसे ध्रुव राठी की वीडियो ने सुरेश नखवा की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख दिया है और लोग उन्हें अब जम जम के ट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से उनकी मानहानि हुई है, जिस हिसाब से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिसबैलेंस हुई है, लोग कहते हैं कि मेरे बेटे को, कि मेरा बेटा अब शर्म से अपने सर को झुका चुका है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तुम सुरेश नखवा के बेटे हो। तो इस वजह से ध्रुव राठी 20 लाख रुपए मानहानि के तौर पे दें। अब ये पूरा मामला जब साकेत कोर्ट के जस्टिस गुंजन गुप्ता के पास जाता है, गुंजन गुप्ता पूरा मामला सुनती है, वीडियो के उस क्लिप को दिखाया जाता है, तो दिखाने के बाद फिर गुंजन गुप्ता को भी लगा कि शायद गलती हुई है, किसी को इस कदर डिफेम करना गलत बात है। और यहीं से गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी को एक समन भेजा और कहा कि आप 6 अगस्त को, यानी जो अगली हियरिंग है, 6 अगस्त को कोर्ट में आए और आने के बाद आप अपना पक्ष रखें कि आपने सुरेश नखवा को क्यों कहा। अब समन ध्रुव राठी तक पहुंचा। ध्रुव राठी हिंदुस्तान में रहते नहीं है, जर्मनी में शिफ्टेड है अपनी वाइफ के साथ। सुना है उनकी वाइफ इस टाइम प्रेग्नेंट भी है। तो ये समन जब ध्रुव राठी तक पहुंचा कि भाई आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी डाला और ध्रुव राठी ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, एक बीजेपी के चाचा हैं, अंकल हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर 20 लाख का मुकदमा कर दिया और शायद अब इनकी भी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी, ऐसा ही कुछ उन्होंने ट्वीट किया। यानी फिर से ध्रुव राठी ने सुरेश नखवा पे एक तरह से अटैक किया और इधर 6 तारीख के लिए समन गया है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि लड़ाइयाँ, कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे अक्सर होती रहती है। कैरी मिनाटी किसी को रोस्ट कर देता है तो बाद में फिर उधर से रिप्लाई आता है। इधर जो रणवीर सिसोदिया थे, उन्होंने भी, एक शख्स है दीपक दलाल, उससे कंट्रोवर्सी कुछ हुई थी, वहाँ से भी कुछ हुआ था। ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी अक्सर होती रहती है, लेकिन किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी भी कोई सोशल मीडिया से बाहर निकल के पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी इन तक नहीं पहुँचा। लेकिन पूरे यूट्यूब में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि इस कंट्रोवर्सी में पुलिस प्रशासन, बीजेपी का मामला है तो सरकार, कोर्ट कचहरी सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। कई बार समन अब निकल रहा है, पेश होना होगा, सफाई रखनी होगी। ध्रुव राठी अपनी बातों को प्रूव कर पाते हैं तो ठीक है, और प्रूव करने के साथ साथ कोर्ट में समझ में भी आए तब भी ठीक है। कोर्ट अगर ना माने, ना समझे, तो यहाँ से भी फिर मामला बदल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तमाम चीज़ें 6 अगस्त को ही फाइनल होंगी जब ध्रुव राठी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि यूट्यूबर्स को कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़े। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ऐसी अपडेट के लिए, ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कर लेना। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।